गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कुछ साइंटिफिक नॉलेज शेयर करना चाहूँगा जो मैंने काफ़ी स्टडीज करके इसका मैं बेसिक्स आउटलाइन आज आपके सामने रख रहा हूँ। लाइफ स्टाइल डिजीजेस एंड सिंपल तरीके जिनसे हम उनसे बच सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज बहुत कम उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेजेस और तरह तरह की बीमारियां होने लगी हैं। बेसिकली ये अध्ययन में पाया गया है वैज्ञानिक रूप से कि इन सारी समस्याओं के जड़ में हाई इंसुलिन लेवल या ओबेसिटी ये है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन मैनिया के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है, मेटाबॉलिज्म मींस हाउ द एनर्जी इन अवर बॉडी इज यूटिलाइज्ड. So metabolic syndrome means that there is some defect in utilization of the energy, its consumption and all. इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये हमारे स्थितियां उत्पन्न होती हैं? बेसिकली हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो लगातार पिछले 50 सालों में बदलते हुए अब हम लोग ज्यादा बार खाना खा रहे हैं, फ्रीक्वेंट मील, और इंसुलिन परसिस्टेंटली हाई रहना बॉडी में शुरू हो जाता है। बेसिकली हमारी बॉडी में जो एनर्जी चैनल है उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है फैट और दूसरा तरीका है ग्लूकोज। ये एक ट्रैक जब चालू रहता है तो दूसरा ट्रैक यूज नहीं हो सकता। बेसिकली बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है, जब भी हम कोई भी फूड खाएं, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट, तो इंसुलिन तुरंत ट्रिगर होता है बॉडी में और बॉडी के सेल्स को ये सिग्नल जाता है कि ग्लूकोज और फूड हैज कम, नाउ पुल द ग्लूकोज और उसको स्टोर करो और उसको यूज करो। इंसुलिन हार्मोन जब हम लगातार फूड सुबह से लेके शाम तक पार्ट्स में खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल है परसिस्टेंटली हाई रहता है। इंसुलिन का लेवल हाई रहने पर जो दूसरे हार्मोन्स हैं जो फैट बर्निंग के लिए जरूरी है वो हार्मोन सप्रेस्ड रहते हैं। ग्रोथ हार्मोन भी सप्रेस्ड रहता है। बेसिकली ये परसिस्टेंट हाई लेवल जो इंसुलिन का है ये फोर्स करता है हमारी बॉडी के सेल्स को कि वो ग्लूकोज को यूज करें, चाहे उन्हें जरूरत हो या नहीं हो। जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं होती और हम फिर भी खाते हैं तो वो एनर्जी बॉडी के सेल्स इंसुलिन के प्रेशर में उसको स्टोर करना शुरू करते हैं ट्राइग्लिसराइड के रूप में, और धीरे धीरे बॉडी के सेल्स इनसेंसिटिव होने लगते हैं इंसुलिन के लिए, क्योंकि ऐसा उन्हें जरूरत नहीं है एनर्जी की और हम एनर्जी डाल रहे हैं तो इंसुलिन उनको प्रेशराइज कर रहा है, तो धीरे धीरे वो उस इंसुलिन की सुनना बंद कर देते हैं। तो बॉडी के अंदर सिग्नल जाता है कि ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में बढ़ रहा है, तो पेनक्रियाज हमारा और ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है और इस तरीके से हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल परसिस्टेंटली हाई रहने लगता है। इंसुलिन हार्मोन का लेवल हाई रहने के कई समस्याएं खड़ी होती हैं। It is responsible, high level of insulin is responsible for hypertension, for hardening of arteries, diabetes, blockages and aging. तो ये जो समस्या है वो एक दिन में नहीं आती, it takes 10 to 15 years। और इसका सबसे इस हाई इंसुलिन लेवल को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि उसके कारण सेंसिटिविटी हमारे सेल्स की इंसुलिन के प्रति खत्म होने लगती है। इसी को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम भी देते हैं, क्योंकि इस हाई लेवल ऑफ इंसुलिन के कारण हमारा फैट बर्निंग बंद हो जाता है और जो भी हम खा रहे होते हैं वो अगर यूज नहीं होता है तो वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में इकट्ठा होने लगता है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पहचान क्या है? इसकी पहचान है लोअर एब्डोमेन में ओबेसिटी। अगर गट एरिया में आपके फैट जमा है तो आप मान लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुका है आपके,
और इसका प्री डायबिटिक फॉर्म आने में बहुत टाइम लगता है, पर ये बिगनिंग है। और इसके एडवांस स्टेज जब थोड़ा थोड़ा प्री डायबिटिक की तरफ हम जाते हैं, तो इसका खाने के बाद कमजोरी महसूस होना, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं उनको शुगर ब्लड में होते हुए भी नहीं मिलती, क्योंकि दे आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। अब ये सारी बातें करने के बाद कि हम ये समझ गए कि हाई इंसुलिन लेवल क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम। डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो वो क्या करते हैं, अगर आपका प्री डायबिटिक शुरू हो गया है या हाइपरटेंशन हो रहा है, तो डॉक्टर विल स्टार्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज और टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। इट विल नॉट गो टू द रूट कॉज। रूट कॉज हाई इंसुलिन लेवल है, लेकिन ट्रीटमेंट हो रहा है उसके रिजल्ट्स का। यानी अगर आपके पांव में इंफेक्शन है जिसके कारण बॉडी में फीवर हो रहा है, तो बजाय पांव में घाव में इंफेक्शन को ट्रीट करने के फीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है। इट इज लाइक दैट। इनफैक्ट हाई ग्लूकोज इन ब्लड इज इंडिकेटिंग दैट, एंड रिमेंबर इट इज अबाउट टाइप 2 डायबिटीज दैट वी आर टॉकिंग, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उसमें हमारे ब्लड में इंसुलिन लेवल बहुत हाई होता है, उसके बावजूद भी हमारे बॉडी के सेल्स इनसेंसिटिव हो चुके होते हैं। एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि हम परसिस्टेंटली फूड ले करके ग्लूकोज को बॉडी में डाल करके और बॉडी की आवश्यकता के विरुद्ध और उसको इंसुलिन के हाई लेवल से और सेल्स को प्रेशराइज करके उनको इंसेंसिटिव बना चुके होते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर्स तो आपको खाली ग्लूकोज के लिए कि वो ग्लूकोज लेवल हाई है तो वो आपको ऐसी दवाइयां देंगे या अल्टीमेटली इंसुलिन के इंजेक्शन तक पहुंच जाएंगे। इंसुलिन ऑलरेडी हाई है और ऊपर से और इंसुलिन ठोका जा रहा है कि आपके बॉडी के सेल्स को ठोक करके उस ग्लूकोज को खींचने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वो बहुत इंसेंसिटिव हो चुके हैं, विच इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली इन मोर एंड मोर पैथेटिक सिचुएशन। तो ये जो चीज है ये सॉल्यूशन नहीं है, इलाज नहीं है डिजीजेस। हाउ टू कंट्रोल इट ना, अब उपाय पे आते हैं। इसका रियल और सही उपाय ये है, जिस तरह ये स्थिति क्रिएट हुई है उसका रिवर्स हमें करना है। तो कैसे हम हमारे बॉडी के अंदर जो परसिस्टेंटली जिन लोगों को भी लाइफस्टाइल डिजीज की प्री स्टेज है या ओबेसिटी है, तो जो परसिस्टेंट हाई लेवल इंसुलिन का है, कैसे हम इसको लो लाएं, क्योंकि जब तक ये इंसुलिन का लेवल लो नहीं आएगा तब तक हमारी बॉडी का वेट भी रिड्यूस नहीं होगा, फैट बर्निंग भी नहीं होगी, चाहे हम कितनी भी एक्सरसाइज करने की बात करें। मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से क्लियर करता हूं। बेसिकली जैसे ही हम फूड को लेते हैं बॉडी के अंदर इंसुलिन सर्ज होता है और एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है, ग्लूकोज पर्टिकुलरली, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए है ये हार्मोन। तो बेसिकली जब हम फूड नहीं खाते हैं, नो फूड, ये नेचुरल सिस्टम है बॉडी का, जब नो फूड की स्थिति होती है तो हमारे हार्मोन जो है दूसरा फैट बर्निंग हार्मोन हमारे सक्रिय हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी सक्रिय हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन हमारा रिसाइकलिंग ऑफ द डैमेज सेल्स, उनको एनर्जी के अंदर यूज करना इत्यादि इत्यादि, ये क्लीनिंग का काम होता है एक तरीके से। ये फैट बर्निंग और ग्रोथ हार्मोन हमें सक्रिय होकर के जब हम नो फूड की स्टेज में होते हैं और ये फैट बर्निंग शुरू हो जाती है, मतलब रिजर्व जो है, रिजर्व एनर्जी कोटा जो हमारे पास पड़ा है, रिजर्व एनर्जी को हम यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो फैट जो सोर्स है ये बहुत अच्छा सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, कीटोन्स के रूप में ये कन्वर्ट करता है हमारा बॉडी इसको, और कीटोन्स आर वेरी गुड फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर बॉडीज। तो बेसिकली ये जो नेचुरल साइकिल है ये डिस्टर्ब हुआ है, इसी कारण से ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, हम लोग जो बने हैं, हमारा जो शरीर बना है प्राकृतिक रूप से, वो इसके लिए नहीं बना है कि हम रेगुलर कंटिन्यू फूड खाएं। जैसा डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप फ्रीक्वेंट मील लीजिए, थोड़ा मील लीजिए, लो कैलोरी डाइट लीजिए, दिस इज ऑल फेल्यूर, टोटल फेल्यूर, 99% फेल्यूर है, क्योंकि आपने अगर कभी फोर्स कर के वजन कम कर भी लिया तो वापस यू विल रीगेन। लेकिन इफ यू फॉलो द हार्मोनल बैलेंस प्रोसीजर, यानी अगर आप अपने इंसुलिन को हार्मोनाइज और नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो आप 99% सक्सेस हो जाएंगे।
अपने बॉडी को नॉर्मलाइज करने में, मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करने में। तो क्या तरीका है? तो बेसिकली हम सबसे पहले तो इस मिथ को हटाएं दिमाग से कि हमें फ्रीक्वेंट मील की जरूरत है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और फिर स्नैक्स और फिर लंच और फिर इवनिंग में स्नैक्स और फिर डिनर। ये इतने फ्रीक्वेंट मील की हमें जरूरत नहीं है, पहली चीज। क्योंकि आप सोचिए, हमारा जो बॉडी इवॉल्व हुआ है हजारों साल में, तो ऐसा होता ही था कि कभी हमें फूड मिलता था। 1000 साल पहले गुफाओं में जब 10,000 साल पहले रहते थे तो फूड मिला, 2 दिन फूड नहीं मिला तो 2 दिन एनर्जी जो लगी वो फैट से काम आई। तो दोनों ट्रैक बॉडी के अंदर कंटिन्यू चलते थे और बॉडी नॉर्मलाइज और बैलेंस रहती थी। आज हम लगातार फूड ले रहे हैं और ग्लूकोज लगातार जो अंदर कार्बोहाइड्रेट हमारे जो जा रहा है, जो यूज भी नहीं हो पा रहा है एज सच, और वो सारा इकट्ठा हो रहा है। और फैट जो है वो हम यूज कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है। तो हमें क्या करना है? हमें इंसुलिन को लो लाने के लिए अपना जो क्या खाना है वो तो एक चीज है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब खाना है। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए हम एक विंडो बनाएंगे, ईटिंग विंडो। हम 24 घंटे में से एक पर्टिकुलर 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, जैसा जिसका अपना स्टेज है, उस हिसाब से हम एक ईटिंग विंडो बनाएंगे। और रेस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा 12 घंटे से लेके और 16 घंटे तक हम फास्टिंग स्टेज में रहेंगे। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, आप देखिएगा। ऐसे लोग जो ऑलरेडी फिट है, अगर उनकी उम्र 45 ईयर्स से कम है और वो पूरी तरह फिट है और आगे भी वो चाहते हैं कि थ्रू आउट लाइफ फिट रहे, उनके ग्रोथ हार्मोन हमेशा बॉडी को रिजुनेट करें, एजिंग स्लो हो, तो इंसुलिन नॉर्मलाइज रहे, तो उन्हें डेली मिनिमम 45 साल से कम के हैं तो डेली 12 आवर्स की फास्टिंग रखनी चाहिए। यानी शाम को अगर 6 बजे खाना खाए तो सुबह 6 बजे पहले कुछ नहीं खाएंगे, ओनली वाटर। 45 साल से ज्यादा है तो उसको आप 2 घंटे और खा लीजिए। अगर आप फिट है, देयर शुड नॉट बी एनी फैट अराउंड योर लोअर एब्डोमेन। अगर आप लोग थोड़े ओबेस हैं और अभी कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन आपकी एज 30 से कम है पर ओबेसिटी है लोअर एब्डोमेन पे, सो यू आर एट रिस्क। सो आप 14 आवर्स का डेली फास्टिंग पीरियड रखिए। जैसे आपने शाम को 6 बजे खाना खाया तो सुबह 8 बजे पहले अब आप चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ पानी लेंगे। अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है और आपके थोड़ी बहुत ओबेसिटी है लेकिन अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, तो आप इसको 16 आवर फास्टिंग पे ले आइए, क्योंकि आपकी एज 30 से ज्यादा है और बॉडी को अगर आप चाहते हैं वापस सुधार में लाना तो यू हैव टू गिव इट टाइम। जब आप 16 आवर्स फास्ट रखते हैं तो होता यह है कि उस 16 आवर्स में आपने फूड का इंटेक 0 रखा। जैसे सपोज कीजिए शाम को आपने 6 बजे खाना खाया तो 10 बजे तक इंसुलिन डाउन आना शुरू हो जाएगा आपका, और रात को 3 बजते बजते तक इंसुलिन इतना लो हो जाएगा कि आपके फैट बर्निंग शुरू हो जाएगी। और सुबह आपने मान लीजिए 16 घंटे अगर लगाया तो 10 बजे तक आपने कुछ नहीं लिया, तो 3 बजे से 10 बजे तक जो फैट बर्निंग का ट्रैक शुरू होगा, बिकॉज इंसुलिन लेवल हैज गॉन डाउन, बट इट विल, जिनको शुरू में प्रॉब्लम हो चुकी है, जो ऑबेस है, ऑबेस है का मतलब उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है अगर, तो इस स्टेज को आने में कुछ 2-4 दिन लगेंगे, क्योंकि उससे पहले, इस स्टेज को आने से पहले जो हमारा लीवर है उसके अंदर जो ग्लाइकोजन और जो भी फैटी लीवर वगैरह है वो पहले दुरुस्त होगा, उसके बाद जाकर के फैट बर्निंग की बात शुरू होगी। फैट भी हमारे बॉडी में अंदर अंगों के अंदर जो जमा है, वाइसरल फैट, हमारा जो ऊपर सबक्यूटेनियस फैट वगैरह, ये सब धीरे धीरे जाएगा, लेकिन ये हमें कंटिन्यू रखेंगे तो जाएगा। पहली चीज, जिन लोगों को 30 से उम्र ज्यादा है और अभी कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, अगर वो 16 घंटे का फास्टिंग शुरू करें और नॉर्मल रूटीन में होम कुक्ड फूड एंजॉय करें, टेस्टी फूड, और कभी कभी हर प्रकार का फूड भी खा सकते हैं, लेकिन ये फास्टिंग का सिस्टम जारी रखें, तो ये बहुत जल्दी इंसुलिन वाली प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे एंड नॉर्मल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर किसी को ऑलरेडी माइल्ड हाइपरटेंशन या प्री डायबिटीज हो चुकी है
और उनकी एज 30 से कम है, तो आई विल रिकमेंड कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाई परसिस्टेंट इंसुलिन को कम करने के लिए 16 घंटे तक विदाउट फूड के रहें और 8 घंटे की विंडो में फूड लें। और चूंकि उनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज का शुरुआत है, तो वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें मैं डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा। इसी तरीके से अगर 30 से ज्यादा उम्र है तो इसको मैं ये कहूंगा, अगर उनको हाइपरटेंशन और ये चीजें शुरू हो गई हैं, तो 30 से ज्यादा में मिनिमम 16 आवर्स टू 20 आवर्स तक वो फास्टिंग का पीरियड रखें। और इनके अंदर जो डाइट का थोड़ा डाइटरी मैनेजमेंट और कुछ इसमें हमें मॉडिफिकेशन करना जरूरी हो जाता है जब हम ऑलरेडी सिंड्रोम में जा चुके हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? जब आप सपोज सुबह शाम को आपने 6 PM पे मील लिया और आप इसके बाद सुबह 8 AM पे आपने चाय ली, ये 14 आवर हो गए। जैसा आप अगर इफ यू आर अबाउट 45 एंड फिट, यू शुड फॉलो दिस। यानी आपका 8 AM से 6 PM का ईटिंग विंडो है और इसमें आप रूटीन के अंदर हेल्दी फूड लीजिए और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचिए। जब आप ये करेंगे तो ये 14 आवर का जो 0 कैलोरी पीरियड है, इस बीच में आपका इंसुलिन जो लेवल है वो इस तरीके से डाउन होता होता, यानी ये करीब करीब आपने 6 बजे शाम को लिया है, तो ये रात को 12 बजते तक और 1 बजते तक, मतलब 6-7 घंटे में इंसुलिन मिनिमम पे आ जाता है। और ये जो पीरियड आपका 1 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का है, ये आपका फैट बर्निंग हो गया। यानी इसमें ग्रोथ हार्मोन भी चलेंगे विच विल गिव यू बेनिफिट ऑफ एंटी एजिंग, सेफ्टी फ्रॉम हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ब्लॉकेजेस, डायबिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये बेसिक बात है और ये चीज सभी के लिए मैंने थोड़ा पीरियड का भी बताया। इसके ऊपर मैं जो डिटेल्ड वीडियो है कि डाइट का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए और हार्मोन्स में इनका क्या और रोल है, ये मैं अगले वीडियो में करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट्स हो तो आप जरूर, कोई क्वेरी हो तो जरूर आप कमेंट्स में डालिएगा। थैंक यू।